Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल लॉ की चलती हुई सीरीज में, जानेंगे इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन एक अलग से वीडियो इस पर लाया हूं ताकि आपको पता लग सके कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसा हर बार मैं लेकर भी आता हूं, तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि जो मेन लेजिस्लेशन है, मेजर लेजिस्लेशन, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। उसके बारे में भी बात की थी। मेन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसिस के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन मेन क्वेश्चंस जो यहाँ पर एनवायरमेंटल लॉ में पूछे जाते हैं वहां से तो पूछे ही जाते हैं, कॉन्फ्रेंसिस से और आपके लेजिस्लेशन से, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देखने में आते हैं जो एनवायरमेंटल लॉ के एग्जाम में अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। तो वहां पर ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर हमें पढ़ने हैं, जिसके हिसाब से हमें एनवायरमेंटल लॉ की तैयारी करनी है और जिसके बाद एनवायरमेंटल लॉ के पेपर में आपको पास होने से और अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरमेंटल लॉ में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज यहाँ डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि एनवायरमेंट का, पर्यावरण का मीनिंग और इसका स्कोप क्या है। ये एक अपने आप में क्वेश्चन आता है 10 या 20 नंबर में, तो ध्यान से याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है मीनिंग एंड सोर्सेज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि जो पर्यावरण पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, उसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आता है और इसमें साथ में एक पॉल्यूटेंट का 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, तो वो भी देख लेंगे। उसके बाद आता है काइंड्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण के कितने प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण यहाँ पर होते हैं, तो वो भी यहाँ काइंड्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में पूछा जाता है। अक्सर 20 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है फैक्ट्स विच आर कॉज्ड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड इट्स इफेक्ट्स। ये हम सबको मालूम ही है कि ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उसके क्या क्या प्रभाव हमारे ऊपर आते हैं। तो एक जनरल क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद लेजिस्लेटिव हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल लॉज, यानी कि लेजिस्लेटिव हिस्ट्रीज की किस तरीके से इसके ऊपर लेजिस्लेशन बने हैं, एक्ट्स बने हैं और इसका डेवलपमेंट किस तरीके से वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसिस के थ्रू हुआ है। तो वहां पर हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा भी था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उन वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन हिस्ट्री को लेकर आता है, चाहे वो लेजिस्लेटिव हिस्ट्री हो या डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल लॉज हो। अब जब इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि दो तरीके से डिवाइड होता है इसी के अंतर्गत, एक लेजिस्लेशन और एक कॉन्फ्रेंसिस, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसिस। इसके बारे में ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, यहाँ पर भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ एक बार। लेजिस्लेशन में आता है जैसे फॉरेस्ट एक्ट, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, नॉइज पॉल्यूशन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और एनजीटी एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। तो मेन ये 5-7 एक्ट हैं जो मैंने पिछली वीडियोस में भी बतलाया, तो उन्हें आप वहां जाकर भी देख लीजिएगा डिटेल में। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बतला दिए, जिसमें एक्ट में अक्सर आपसे 20 मार्क्स का एक या दो क्वेश्चन यहाँ से इन 5-6 एक्ट्स में से पूछा जाता है और जिसमें मेनली 3-4 क्वेश्चन ही अक्सर पूछे जाते हैं। किस तरीके से कोई भी एक एक्ट इनमें से दे देगा और उसके बारे में पूछ लेगा ऑब्जेक्ट्स एंड मेन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, या फिर आएगा कंपोजिशन एंड पावर्स, जो भी उनके ऑफिसर्स होंगे या वहां पर किस तरीके से वहां पर कंपोजिशन की जाती है उस ऑफिस की या उस ऑफिसर्स की, और उसका क्या क्या जुरिस्डिक्शन होगा। अगर वहां पर बोर्ड्स हैं, सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड, अगर आपने पढ़ा होगा वाटर पॉल्यूशन एक्ट या आपने एयर पॉल्यूशन एक्ट, तो यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलेगा कि सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, ज्वाइंट बोर्ड क्या क्या काम करते हैं, किस तरीके से कंपोजिशन होता है। तो कई बार यहाँ पर उनका जुरिस्डिक्शन भी पूछ लिया जाता है। तो 3 तरीके से पूछा जाता है और कोई भी 1 या 2 एक्ट यहाँ पर इसके बारे में पूछ लेते हैं। और एनजीटी अक्सर ट्रिब्यूनल के बारे में पूछता हुआ दिखाई देता है कि ट्रिब्यूनल का क्या जुरिस्डिक्शन है, क्या क्या कंपोजिशन इसके बारे में दी गई है। तो इस तरीके से यहाँ से भी 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछली वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद कॉन्फ्रेंसिस, ये क्वेश्चन भी हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था, जहां पर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसिस की वीडियो मैंने दी थी, वहां पर जाकर आप देख भी सकते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसिस है जो अक्सर 20 मार्क्स में पूछी जाती है, जैसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, फिर वियना कॉन्फ्रेंस, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो डिक्लेरेशन जिसे अर्थ समिट भी बोलते हैं, या क्योटो प्रोटोकॉल भी हमने वहां पढ़ा था, जाना था, और एक आती है कोपेनहेगन
कॉन्फ्रेंस। तो इस तरीके से यहाँ ये कॉन्फ्रेंसेस पूछी जाती है। तो हमने देखा कि यहाँ एनवायरमेंटल लॉ की बात करूँ तो एनवायरमेंटल लॉ और एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन या एनवायरमेंटल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस को लेके ये क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पर पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। तो इसके बाद एनवायरमेंटल लॉ कुछ और लॉज से कनेक्ट हो जाता है, जैसे सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी। यहाँ पर देखते हैं कि एनवायरमेंटल लॉ के अंतर्गत किस तरीके से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है। तो यहाँ पर जब भी आप सिविल रेमेडीज की बात करेंगे कि एनवायरमेंटल लॉ में सिविल रेमेडीज किस तरीके से आती हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर टॉर्शियस लायबिलिटी अराइज होती हुई दिखती है। और ये क्वेश्चन भी आता है टॉर्शियस लायबिलिटी अंडर एनवायरमेंटल लॉ किस तरीके से होती है, और उसके अंतर्गत आने वाले पॉइंट्स जो हम यहाँ पर समझेंगे कौन कौन से ऐसे हैं जिनके अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, एक तो आता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, एहतियातन सिद्धांत यहाँ पर दिया गया। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल आपने लॉ ऑफ टॉर्ट में भी पढ़ा है, यहाँ पर भी आपसे अक्सर ये 20 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल के बारे में, यानी कि प्रदूषक भुगतान करेगा सिद्धांत क्या होता है। तो ये दोनों ही कंबाइन करके 20 मार्क्स में अक्सर पूछे जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद एक आता है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, यानी कि लोक न्यास का सिद्धांत, बड़े इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो 10 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये भी। उसके बाद सिविल रेमेडीज की बात करूं तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, यानी कि टॉर्शियस लायबिलिटी में ही सिविल रेमेडीज ली जा सकती है, एनवायरमेंटल लॉ में भी। तो यहाँ पर देखते हैं कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो हमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स में पढ़ी थी, अगर आपने पढ़ी होंगी, नहीं तो आप जाकर वीडियोस में देख सकते हैं या फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहां पर आप देखेंगे कि एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो हमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स की वीडियोस में पढ़ी थी, वही सेम लायबिलिटी यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलती है। और ये क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाता है, जिस तरीके से लॉ ऑफ टॉर्ट में इंपॉर्टेंट है 20 मार्क्स में, इसी तरीके से ये यहाँ का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सेम टॉपिक जो वहां पर है वही यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे, 20 मार्क्स आपको फ्री में मिल जाते हैं अगर आपने टॉर्शियस लायबिलिटी सही से पढ़ा है वहां पर लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। ठीक, उसके बाद आता है न्यूसेंस और नेग्लिजेंस, यानी कि न्यूसेंस और नेग्लिजेंस के मामलों में भी यहाँ पर कई बार एनवायरमेंटल लॉ में सिविल रेमेडीज क्रिएट की जा सकती है, और यह क्वेश्चन अक्सर 10 या 20 नंबर में यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे न्यूसेंस और नेग्लिजेंस, ये भी हमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स में पढ़ा था, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है एनवायरमेंटल लॉ एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ठीक, सिविल रेमेडी के अंतर्गत इस तरीके से क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन है जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंतर्गत यहाँ पर आते हुए एनवायरमेंटल लॉ में दिखते हैं। उसके बाद बात करते हैं एनवायरमेंटल लॉ एंड क्रिमिनल लायबिलिटी। क्रिमिनल लायबिलिटी के अंतर्गत कौन कौन से प्रोविजंस यहाँ पर एनवायरमेंटल लॉ में पूछे जाते हैं एनवायरमेंटल लॉ के पेपर में, तो वो भी देख लेते हैं। जहां पर सीआरपीसी और आईपीसी के प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे। आईपीसी के प्रोविजन, अगर आपने आईपीसी पढ़ा है तो चैप्टर 14 में सेक्शन 268 से 294A तक के जो चैप्टर हैं, जो सेक्शंस है, वो यहाँ पर क्रिमिनल लायबिलिटी के अंतर्गत आईपीसी में रिलेट करके एनवायरमेंटल लॉ में पूछे जाते हैं। जहां पर हमने पढ़ा था पब्लिक न्यूसेंस वगैरह, अगर आपको याद आ गया हो, लोक न्यूसेंस के जो प्रोविजंस थे वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो उन केसेस में एनवायरमेंटल लॉ की कंडीशंस बताई गई है, और क्रिमिनल लायबिलिटी के अंतर्गत, क्रिमिनल रेमेडीज के अंतर्गत उन्हें रखा गया है। उसके बाद सीआरपीसी में हम देखेंगे सेक्शन 133 से 143 तक के प्रोविजंस। तो सीआरपीसी और आईपीसी का एक अलग से क्वेश्चन 20 मार्क्स में पूछा जाता है कि उसके कौन कौन से प्रोविजंस यहाँ एनवायरमेंटल लॉ के अंतर्गत दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखेंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट्स यानी कि टॉर्शियस लायबिलिटी, सिविल रेमेडी और क्रिमिनल लायबिलिटी, यहाँ पर सीआरपीसी और आईपीसी के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन्हें जरूर पढ़कर जाइएगा। आपके जो पेपर होते हैं उनमें 100% एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, एक सिविल रेमेडी का, एक क्रिमिनल लायबिलिटी का। उसके बाद बात करते हैं इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आ जाती हैं। अब एनवायरमेंटल लॉ में भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यहाँ पर अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वो कौन से ऐसे प्रोविजंस है यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो कहा जाता है एनवायरमेंटल लॉ 3 तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, एक फंडामेंटल राइट्स के तौर पर, फंडामेंटल ड्यूटीज के तौर पर, और डीपीएसपी के तौर पर। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो वहां पर भी एनवायरमेंटल लॉ के प्रोविजंस आपको याद आ गए होंगे कि इन 3 चैप्टर में कहां कहां दिए गए हैं। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनवायरमेंटल लॉ के प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में कहां कहां दिए गए हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां कोरिलेट करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी में आने वाले प्रोविजंस आपको वहां पर डिफाइन करने होंगे। 20 नंबर का अपने आप में क्वेश्चन है। और इसके अलावा
अलावा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी पूछा जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरमेंटल लॉ को लेकर क्या क्या रेमेडीज दी गई है। तो सिंपली हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32, और उसके बाद हमने जहां पर आर्टिकल 32 में रिट्स पढ़ी थी, आपको याद होगा, रिट्स और पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसके बारे में हम पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट्स के बारे में बात की जाती है, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 और 227 के बारे में अक्सर यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तौर पर एनवायरमेंटल लॉ में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी कि रिट्स और पीआईएल। और रिट्स और पीआईएल की जब बात करते हैं तो आपके याद आ रहा होगा एमसी मेहता के केसेस, एमसी मेहता, वीआर कृष्णा अय्यर, जस्टिस कृष्णा अय्यर, और उसके बाद जस्टिस पीएन भगवती। तो अक्सर इन पर भी एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे जब भी ये चैप्टर पढ़ेंगे तो एमसी मेहता के केसेस, और साथ में अक्सर हमने देखा है भोपाल गैस त्रासदी केस या ओलियम गैस केस, तो ये केसेस आपको जरूर पढ़कर जाने हैं। केसेस बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पर पूछे जाते हैं, जैसे वेल्लोर सिटीजन केस, इस पे भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में, तब उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि रिट्स और पीआईएल के समय जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर और पीएन भगवती ने इस पर बहुत काम किया है, और साथ में एमसी मेहता जी ने, तो उनके भी कॉन्ट्रीब्यूशंस को यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद कुछ ये तो ही एक्ट्स के हिसाब से, प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस के हिसाब से किस तरीके से सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पूछी जाती हैं, उनमें क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा कुछ लीगल टर्मिनोलॉजीज इसके अलावा हैं जो अक्सर आपसे पूछ ली जाती हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। तो ध्यान रखिएगा ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव होता है, या कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, तो वो सब, उन सब के बारे में अक्सर 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके बारे में पिछली वीडियोस में भी मैं आपको बतला चुका हूँ, सतत विकास क्या होता है, किस तरीके से इसके जो प्रिंसिपल है वो काम करता है, इसके बारे में कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस आई है, अलग से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर का डिप्लीशन किस तरीके से होता है, क्या ओजोन लेयर का मतलब है, यानी कि ओजोन परत संरक्षण के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, जहां पर हमने कार्बन ट्रेडिंग के बारे में पिछली वीडियोस में भी बात की थी। ठीक, तो ये भी अपने आप में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर आप सुनते ही हैं और पढ़ते भी आए होंगे पिछली क्लासेस में भी, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल तौर पर किस तरीके से वार्मिंग हो रही है और उसका क्या इफेक्ट है, क्या उसका मीनिंग है। तो ये यहाँ पर 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। आज हमने समझ लिया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनवायरमेंटल लॉ में कौन कौन से पूछे जाते हैं। आने वाले समय में आपको इंपॉर्टेंट केसेस में एनवायरमेंटल लॉ में आने वाले बतलाऊंगा, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आपके एग्जाम आ चुके हैं, तो हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, और उसके लिए हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।